देखो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है ए पीस ऑफ मेटल a piece of metal 2 kg weight is suspended from one end on a vertical wire whose other end is fixed and the metal piece is fully immersed in an oil density this। ठीक है ना। मतलब कि तुम्हें है ना, समझो कि एक मेटल का मेटल पीस है, लेकिन ये जो मेटल पीस है, ये डायग्राम बना लेना, एक ऑयल में पूरा, एक ऑयल के बकेट में पूरा डूबा हुआ है। ये है कहानी। ठीक है ना। अब पूछा ये गया है कि द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाई 1 mm। लेंथ ऑफ वायर डेल्टा एल तुम्हें दे दिया गया है 1 mm, यानी 1 × 10⁻³ मीटर। ये तुम्हें वायर का एक्सटेंशन दिया हुआ, डेल्टा एल दिया हुआ है। ठीक है। तो जब कोई भी हम वेट लटकाएंगे तो वायर थोड़ा सा क्या होगा, उस पर है ना स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन होगा, खिंचेगा। कितना एक्सटेंड हो रहा है, 1 mm हो रहा है। और डायमीटर वायर का कितना दिया, 0.6 mm दिया है, यानी 0.6/2 × 10⁻³ है। मीटर में बदलना ज़रूरी है भाई, ये सब चीज़ों को ध्यान रखो। और वॉल्यूम ऑफ मेटल पीस, जो नीचे जो मेटल है, मेटल का जो वॉल्यूम है वो 800 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है ना, 800 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम को तुम्हें किसे बदलना पड़ेगा, मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो 800, ये सब लिखते रहो जो मैं बताता जा रहा हूँ। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बदलने के लिए, देखो सेंटीमीटर से मीटर के लिए 2 जंप पीछे आएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू जंप इंटू पावर। 2 जंप पीछे आए क्योंकि हमें क्यूब में बदलना है। तो 2 जंप जब पीछे आएंगे तो क्यूब इंटू मतलब जो जंप है 2 इंटू पावर 2 3 6, 10⁻⁻6 हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा फिर। ठीक है, ये सब कॉम लॉजिक समझो। हमें सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए इसका एक मैंने टेबल आपको दी थी, मेज़रमेंट यूनिट कैसे बदलते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए हमें 2 जंप पीछे आना है। ठीक है, लेकिन क्या है, मीटर क्यूब में जाना है। तो 2 जंप इंटू पावर, यानी 2 जंप पीछे इंटू 3, मीटर क्यूब है ना। अगर इस मीटर स्क्वायर होता तो 2 × 2 करते। ठीक है ना। तो जंप इंटू पावर क्या आता है, तो 2 जंप पीछे इंटू 3 6, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब में बदल गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखते रहना। और हमें पता क्या करना है, इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर पता करना है। ठीक है। और तुम्हें यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी गई हैं, इन्फॉर्मेशन सारी दी गई हैं। तो सर टेंशन क्या है, इन्फॉर्मेशन सारी दी गई है। भाई अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, ये फॉर्मूला जब लगाओगे, देखो क्वेश्चन तुम्हें दिया है ए पीस ऑफ मेटल ऑफ 2 kg, मतलब मास 2 kg दे दिया गया तुम्हें, इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड वर्टिकल वायर उस अदर एंड इज फिक्स एंड द मेटल पीस इज फुल्ली इमर्स इन एन ऑयल ऑफ डेंसिटी दिस मच। ऑयल की डेंसिटी दी गई है। लेंथ जो इंक्रीज हो रहा है 1 mm है। डायमीटर वायर का इतना दिया हुआ है, यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है मेटल का। और हमें इनिशियल लेंथ पता करना है वायर का। तो ये हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है। तो भाई तुम्हें पूछा क्या गया है, तुम्हें डेल्टा एल पूछा गया है। डेल्टा एल पूछा गया है। भाई हमारे यंग मॉडुलस से अगर हम डेल्टा एल निकालेंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास ये फार्मूला है यंग मॉडुलस से, यानी डेल्टा यंग मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा एल, बराबर ना। यानी कि हमें डेल्टा एल चाहिए, तो डेल्टा एल इधर नहीं आएंगे, बाकी एफ एल उधर रखेंगे और एरिया भी नीचे रखेंगे और यंग मॉडुलस नीचे आ जाएंगे। यानी कि सर इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो लेंथ वायर की दी गई है। ठीक है सर, लेंथ की वायर की दी गई है।
यंग मॉडुलस दिया हुआ है। एरिया, अगर जो वायर है, उस जो वायर की थिकनेस है उसका डायमीटर दिया, मतलब रेडियस दिया हुआ, तो एरिया भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एरिया भी निकल आएगा। हाँ, ये फोर्स की कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही है। फोर्स तो दिया नहीं है, नीचे कितने वजन से लटक रहा है। फोर्स के लिए फॉर्मूला ओपन करोगे एम इंटू जी, एम इंटू जी में ओपन करोगे ना, तो मास तुम्हें देना चाहिए, मास शीट का तुम्हें देना चाहिए। तो मास, शीट का मास भी तुम्हें नहीं गिवन है, लेकिन शीट का वॉल्यूम गिवन है। चलो, वॉल्यूम से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास निकाला जा सकता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। लेकिन एक कहानी और है, एक कहानी इसमें ये है कि जो शीट, जो वायर में बंधी हुई है मेटल शीट, भाई ये एक ऑयल के उसमें, ऑयल के टब में डूबी हुई शीट हो। माना कि नीचे फोर्स लग रहा है एम इंटू जी, कोई भी शीट लटकेगी उसका फोर्स कैसे निकालेंगे, एम इंटू जी में लटकाएंगे, निकालेंगे। अगर हवा में लटके तब ना, हवा में नहीं लटक रही है। अगर किसी ऑयल या किसी लिक्विड में डूबी हुई है तो पलट के उसको एक पलट के फोर्स मिल रहा है ना, उसके बोलते हैं बॉयंट फोर्स, बॉयंसी मिल रही है। अगर कोई भी चीज़ पानी में ले जाओ, लिक्विड में ले जाओ, चीज़ हल्की नहीं लगेगी, हल्की लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि पलट के उसको बॉयंट फोर्स लग रहा है। तो कभी भी किसी भी फॉर्मूले में जब हम लोग नेट फोर्स, मतलब फोर्स लिखते हैं, ये फॉर्मूले जो फोर्स आ रहा है ना, जब फोर्स लिखते हैं तो फोर्स में हमेशा नेट फोर्स दिखाया जाता है, नेट फोर्स। तो यहाँ जब फोर्स लिखोगे इस फॉर्मूले में, तो तुम्हें नेट फोर्स लिखना है हमेशा, फोर्स नेट। तो नेट फोर्स क्या होगा, एम जी, जो हवा में मतलब जो नीचे लटक रहा है उसका वजन, माइनस कौन सा फोर्स, बॉयंसी फोर्स, जो मतलब जो पलट के फोर्स मिल रहा है उसको ऊपर की तरफ, बॉयंट फोर्स, वो माइनस करना पड़ेगा, तब नेट फोर्स आएगा। तो फोर्स के कॉलम में नेट फोर्स तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो अगर मास तुम्हें दिया हुआ है शीट का तो अच्छी बात है, नहीं तो देखेंगे। और फिर बॉयंट फोर्स तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, ये सब निकालना पड़ेगा। बस यही मसला फंसा है, और बाकी सारा डेटा तुम्हें दिया हुआ है। मतलब हर क्वेश्चन का एक सेंट्रल आइडिया होता है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है। तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट यही है कि जब फोर्स की वैल्यू लिखोगे, एम इंटू जी मत कर देना भाई। हाँ, आपको नेट फोर्स ही लिखा जाता है हमेशा, किसी भी फॉर्म में नेट फोर्स दिखाना होता है। तो नेट फोर्स एम जी नीचे की तरफ जो जा रहा है, माइनस बॉयंट फोर्स, ठीक है ना। तो खैर, ये कहानी थी। तो ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है, तो फोर्स हमें कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हमने क्या किया, मेटल शीट का ये निकाल लिया, वज़न निकाल लिया एम इंटू जी से। तो मास कितना है, 2 किलो है, ये देखो मास में 2 किलो दिया हुआ है, ग्रेविटी 9.8 ले लिया, तो एम इंटू जी तो निकल गया। नेट फोर्स निकालने के लिए एम इंटू जी तो निकल गया, ठीक है ना। माइनस बॉयंट फोर्स करना है। हाँ, अब बॉयंट फोर्स तुम्हें निकालना पड़ेगा भाई। तो बॉयंट फोर्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लिक्विड की डेंसिटी, बॉयंट फोर्स का फार्मूला है ये। ये क्लास हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी, जो वॉल्यूम तुम्हारा डूबा हुआ है ना, जो वॉल्यूम डूबा हुआ है, इमर्स वॉल्यूम या पानी जो डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम, कुछ भी ले लो, कितना वॉल्यूम डूबेगा उतनी पानी या लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा। तो एनीथिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है कि पानी इतना डिस्प्लेस हुआ, लिक्विड इतना डिस्प्लेस हुआ, उसका वॉल्यूम, या फिर जो भी चीज़ कितनी डूबी है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है इनटू ग्रेविटी। ये बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला है। तुम्हें डेंसिटी गिवन है ऑयल की, तुम्हें वॉल्यूम दिया हुआ था, तुम्हें ग्रेविटी तो पता ही है 9.8 लेना है। तो यहाँ पर बस चीज़ें बदलते जाना, क्योंकि तुम्हें अगर डेंसिटी ऑफ ऑयल देखो, डायरेक्ट वैल्यू दी गई है क्या, मतलब कि चेंज करना है, चेक कर लो। डेंसिटी ऑफ वायर, हाँ दी गई है डायरेक्ट, ओके, डेंसिटी दी गई, टेंशन नहीं है। वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा, वॉल्यूम तुम्हें दिया था 800 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था, ये नहीं चल पाएगा। तुम्हें इसको मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, इंटू 10⁻⁻6 करना पड़ेगा। क्यों सर, 10⁻⁻6 क्यों करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 इसलिए करना पड़ेगा, जब हम वो टेबल देखते हैं कन्वर्ज़न के, हमने यूनिट कन्वर्ज़न सिखाया है आपको, मीटर,
डेसी, सेंटी, एमएम। तो सेंटी से मीटर में जाने कितना जंप मारना पड़ेगा, एक दो, दो जंप मारना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आप बोलोगे सर वो हिसाब से 800 इंटू 10⁻² होना चाहिए। नहीं, पावर, जंप इंटू पावर मैंने बताया था। जंप 2 है, पावर कितनी, क्यूब है ना, 3, क्यूब वॉल्यूम कर रहे हैं तो 2 × 3 -6 हो जाएगा, है ना। अगर स्क्वायर मीटर एरिया होता तो पावर इंटू जंप, मतलब जंप इंटू पावर, तो पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 3 है ना, मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब है। तो हमने जंप लिया 2 पीछे, -2 इंटू पावर कितनी है, 3 है, इंटू 3, 2 - 6 हो जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे हमने डेंसिटी तो पूरी दी गई थी, कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वॉल्यूम में कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ी इंटू ये ग्रेविटी। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, बॉयॉन्ट फोर्स। बाद में नेट फोर्स निकाल लेना। नेट फोर्स तुम्हारा आ रहा है, मेन जो वेट है mg उस मेटल शीट का, माइनस बॉयॉन्ट फोर्स। तो बॉयॉन्ट फोर्स कितना आ गया, 14.1122 न्यूटन आ गया। अब एरिया निकाल लो भाई, क्योंकि एरिया भी मांग रहा है। तो जो जो तुम्हारा वायर है उसका एरिया देखा जाता है, πr², आर लेना डिवाइड बाई 2 करके, ठीक है। और ये भी चेक कर लेना कि जो तुम्हें ये दिया हुआ था, डायमीटर दिया था में दिया हुआ था, 0.6 दिया था ना। तो 0.6 इंटू 10⁻³ कर लेना, लेकिन डिवाइड बाई 2 करते हैं क्योंकि डायमीटर दिया था, हमें रेडियस चाहिए होता है, 0.3 आएगा। तो 10⁻³ क्यों, क्योंकि से मीटर में जाने 3 जंप पीछे जाएंगे। कितने जंप पीछे जाएंगे, 3 मीटर, डेसी, सेंटी, है ना, 3 जंप पे। अब ये भाई यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सिखाने जा रहे हैं, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आपको, यूनिट कन्वर्जन सिखाने जाएंगे। एरिया आ गया, वायर की लेंथ भी में दी गई थी, तो इसको भी तुम मीटर बदल लोगे 10⁻³ करके। बाकी सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दी है, फॉर्मूले में लगा लेना और देख लेना। डेल्टा एल पूछा गया ना, तो ये इनिशियल लेंथ, डेल्टा एल दिया हुआ है, सॉरी, तुम्हें इनिशियल लेंथ पूछी गई है। हाँ, डेल्टा एल तुम्हें गिवन था स्टार्टिंग, ठीक है। डेल्टा एल गिवन है क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, हो सकता है एल तुम्हें गिवन है तो डेल्टा एल मांग रहे हैं। तुम्हें डेल्टा एल दिया हुआ था, 1 कह रहा वायर खिंच गया, तो एल मांग रहा है। तो क्या करना है, एल को इधर रखना यंग मॉडुलस से, बाकी एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन एफ कर लेना, इज इक्वल टू एल। इनिशियल लेंथ निकाल लेना, क्या दिक्कत है। तो वो कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। खैर इसका सेंट्रल जो आइडिया था, कॉन्सेप्ट था, वो बियॉन्ड फोर्स का था, कि जो हम लोग फार्मूले में जो फोर्स डालेंगे तो वो फोर्स हमें नेट फोर्स डालना पड़ेगा। तो mg नीचे जो वजन है शीट का माइनस करके बॉयॉन्ट फोर्स माइनस कर दो। सो डाउट है तुम्हारा, देखो सारे कॉन्सेप्ट और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ डाउट है, तो हम लोग क्या करेंगे फटाफट, फिर मुझे आपको बिल्कुल ABCD जैसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया, तो मैं थोड़ा सॉल्यूशन को हिंट दे दूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना किया हुआ है, ठीक है। टेंशन ऑफ 22 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए कॉपर वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिस, टेंशन इतनी हमने दी हुई है, यंग मॉडुलस इतना दिया हुआ है, और पॉइजन रेशियो इतना दिया हुआ है, और डिक्रीज हमें बताना है कि क्रॉस सेक्शन एरिया, डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, ठीक है ना, ये हमें बताना है। कोई भी जो वायर होता है तो वो वायर क्या होता है कि जब वो नीचे की तरफ स्टैंड होता है, तो अब वो स्टैंड हो रहा है, खींच रहा है, तो डेफिनेटली उसकी थिकनेस क्या होगी, थोड़ी सी कम होने लगेगी, है ना। तो ये तो एक कॉमन सेंस है। और पॉइजन रेशियो से ये क्वेश्चन तुमको पूछा गया है। तो पॉइजन रेशियो का जो फॉर्मूला है वो आप कैसे लगाओगे, डेल्टा आर बाई आर, ये फॉर्मूला है, चेंज इन रेडियस बाई इनिशियल रेडियस अपॉन चेंज इन लेंथ बाई इनिशियल लेंथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लगाना है ये फॉर्मूला। मतलब आपको पूछा गया है चेंज इन एरिया पूछा है, तो चेंज इन एरिया के लिए आपको चेंज इन रेडियस मालूम होना चाहिए, नया रेडियस पता होना चाहिए,
तभी आप क्या करोगे, चेंज इन एरिया निकाल पाओगे, बराबर ना। ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी ये देख लो। तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन फोर्स मतलब टेंशन मतलब फोर्स तुम्हें दिया हुआ था, और तुम्हें क्रॉस सेक्शन एरिया कॉपर वायर का इनिशियल एरिया तुम्हें गिवन है, इनिशियल एरिया तुम्हें गिवन है, राइट। इनिशियल एरिया गिवन है तो यहाँ से इनिशियल रेडियस भी मिल जाएगा, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तुम्हें इनिशियल एरिया गिवन है, पाई इधर आके डिवाइड होगा, आर स्क्वायर उधर भेजोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए 10⁻⁴ करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। भाई इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। तो कुल मिला के अगर यंग मॉडुलस से हम लोग जाएंगे और यंग मॉडुलस पॉइजन रेशियो से जाएंगे, तो पॉइजन रेशियो का भी वैल्यू तुम्हें दी गई है, ठीक है, ये पॉइजन रेशियो के फॉर्मूले से। ओके, तो हमने क्या किया, डेल्टा आर बाई आर एक तरफ ले लिया, पॉइजन रेशियो को डेल्टा एल इंटू एल से मल्टीप्लाई करा दिया पॉइजन रेशियो से। तो पॉइजन रेशियो तुम्हें दिया हुआ था, और चेंज इन द लेंथ बाई एल, ये भी तुम्हें सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है ना। सारी चीज़ें तुम्हें गिवन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। चेंज इन आर बाई आर का आंसर आया है, क्या आया, चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, चेंज इन एरिया के लिए आप क्या करो, फॉर्मूला डालोगे। चेंज इन फॉर्मूला क्या डालोगे, 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू एरिया, ठीक है, इंटू एरिया। या फिर आप क्या करो, एरिया तुम्हें गिवन था तो वहाँ से आप रेडियस निकाल लेते, फिर रेडियस निकालने के बाद यहाँ पे तुम्हें रेडियस समझो मालूम है, और डेल्टा आर तुम्हें चाहिए तो रेडियस को इधर भेज के मल्टीप्लाई करा देते, यहाँ से डेल्टा आर आ जाता, फिर नया वाला एरिया निकाल लेते डेल्टा आर से। नहीं समझे, तुम्हें क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हें पहले से गिवन था, तुम क्या करते, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर करते। तुम्हें क्रॉस इनिशियल एरिया गिवन है, तो इनिशियल एरिया वैल्यू रख के इधर पाई को इधर ले आते, और आर स्क्वायर अंडर रूट मार के इधर आर निकाल लेते, इनिशियल आर आ जाता। यहाँ पे ओनली डेल्टा आर निकाल लेते, आर को इधर मल्टीप्लाई करने भेज देते, डेल्टा आर आ जाता तो नया वाला एरिया निकाल लेते। अगर ये फॉर्मूला तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते थे। तो इस तरह क्वेश्चन करना है आपको। आउट भी आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से है, ये चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए इसमें। तो अभी आपके कुछ ही डाउट है तो वो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाकर आपको हिंट दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, PQR 3 ब्लॉक बने हुए हैं, और हर ब्लॉक कह रहा है 3 kg का, ये भी 3 kg का, ये भी 3 kg का, ये भी 3 kg का है। यहाँ एक वायर लगा हुआ है और यहाँ एक वायर बंधा हुआ है। ईच ऑफ द वायर ए बी हैज़ ए क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है, यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है। फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो तुम्हें स्ट्रेन पूछा गया वायर में कि वायर में कितना स्ट्रेन पड़ने वाला है। हमें स्ट्रेन का फॉर्मूला पता है यंग मॉडुलस से, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। यंग मॉडुलस फॉर्मूला, तो स्ट्रेन इधर आ जाएगा, यंग मॉडुलस नीचे आ जाएगा। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए फोर्स अपॉन एरिया लगेगा, अपॉन ये हो जाएगा यंग मॉडुलस। तो फोर्स की कहानी कुछ ना कुछ यहाँ पर आके बैठेगी, क्योंकि फोर्स जो होता है ना वो हमें नेट फोर्स लिया जाता है। जिस तरह एक डाउट में हमने बॉयंसी वाला देखा था, तो इसमें भी कुछ इसी तरीके से रहेगा कि आपको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। इस वायर में अगर तुम्हें कौन से वायर में चाहिए स्ट्रेन, हाँ ईच वायर में चाहिए, ठीक है। इस वायर में कितना है, ए वाले वायर में कितना है, और बी वाले वायर में कितना स्ट्रेन पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें चाहिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला है पता चल के, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस है। तो देखो अब कहानी यहाँ पे हमें कैसे लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें चाहिए स्ट्रेन ए और बी पे। अगर ए पे स्ट्रेन चाहिए तो ए में, ए वाले ब्लॉक में तो कितने मास लग रहे हैं, अगर ए वाले वायर में चाहिए तो एक मास ये लग रहा है, एक मास ये लग रहा है, ठीक है ना, ये मास लग रहे हैं टोटल। अगर फोर्स निकालने जाएंगे हम लोग तो हमें क्या चाहिए, टेंशन फोर्स चाहिए, क्योंकि वायर वाला कॉन्सेप्ट जो आता है वो टेंशन फोर्स लगाना पड़ता है।
ठीक है, उधर से चाहिए। तो टेंशन फोर्स ऑन ए में कितना लग रहा है, एम इंटू ए। ठीक है ना, टेंशन हमें निकालनी पड़ेगी ना, वायर में कितना टेंशन है। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू ए, एम इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना 3 kg है, एक्सेलरेशन को ए को ऐसे ही रखो। ठीक है, और अगर हमें नेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, टी बी निकालना है तो टी बी माइनस टी ए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 kg मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, इस तरह। तो फिर 3 टेंशन इन ए हमें मालूम है कितना है, टेंशन ए कितना है 3 kg माइनस मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो ऊपर से जब टोटल हम मास को जब कंपेयर करेंगे, तो मास को कंपैरिजन कैसे करेंगे, यहाँ पे टेंशन इन बी एंड टेंशन इन ए, टी बी माइनस टी ए। तो यहाँ से तीसरी वाली इक्वेशन हमारी बन जाएगी नेट फोर्स के लिए। ठीक है ना, एम इंटू जी माइनस टी बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए। तो 1 और 2 से हम क्या निकाल लेंगे, टेंशन निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो नेट टेंशन जो आ जाएगा, मतलब टेंशन इन वायर ए आ जाएगा 10 न्यूटन और टेंशन इन वायर बी आ जाएगा 20 न्यूटन। वायर बी में टेंशन ज़्यादा आ जाएगी। क्यों वायर बी में टेंशन ज़्यादा आ जाएगी, वायर बी में टेंशन इसलिए ज़्यादा आएगी क्योंकि नीचे जो मास लटक रहा है ये 3 kg का और ये 3 kg का, इसको ये स्ट्रेस कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो टेंशन इन बी कितना आ गया, 20 न्यूटन आ गया। क्योंकि यहाँ पे मास ये डायरेक्ट इसको मास ये कर रहा है, खींच रहा है आर वाला बी को। और ए वाले में इतनी क्यों नहीं है, क्योंकि ए में एक मास यहाँ पे फिक्स पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पे जब नेट निकालोगे तो ये वाला माइनस करोगे ना, इस तरीके से। तो फिर आपको क्या करना है, लॉन्गिट्यूडनल हमें स्ट्रेस ए पे निकालना है। तो स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडल तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रेस आपने निकाल लिया, यूनिट कन्वर्जन ज़रूर कर लेना, यूनिट कन्वर्जन ज़रूर कर लेना आप। ठीक है ना, तो ये निकाल के फिर इसका आंसर ए और बी दोनों का आंसर आप आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डाउट है आपका, ए ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय कॉपर एंड स्टील वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदल लें, 10 को -4 करोगे मीटर स्क्वायर बदल जाएगा। और लेंथ दोनों की दी गई है, टेंशन ही नहीं है। देयर अदर एंड आर फिक्स ऑन द सीलिंग, ऊपर से बंधे हुए हैं। और फिर दोनों वायर आपस में इस तरीके से फिगर तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से फिगर तुम्हें दिया हुआ है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, और एक ये ब्लॉक हमने लटकाया हुआ है। एक एंगल सीलिंग से 60 डिग्री बन रहा है, एक एंगल 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे ब्लॉक लटका हुआ है और तुम्हें पूछा गया है कि इसका और इसका इलॉन्गेशन मतलब डेल्टा एल का रेशियो बताओ, कॉपर डिवाइड बाई अपॉन स्टील का डेल्टा एल। ये पूछा गया ये। ठीक है ना, ये पूछा गया। तो जब रेशियो पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे डेल्टा एल लेन देन सी अपॉन डेल्टा एल लेन देन स्टील। तो डेल्टा एल के सामने यहाँ पे डेल्टा एल का फॉर्मूला लिख देना अपॉन डेल्टा एस के आगे यहाँ पे डेल्टा एस का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है ना, चेंज इन एल जो यंग मॉडुलस से आता है, जो भी चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं वो रिड्यूस कर देना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आसान तरीके से। लेकिन बस हमारा यही है कि अगर फोर्स हमें चाहिए रहेगा तो इस वायर में कितना टेंशन लग रही है, तो इसके 2 कंपोनेंट तुम्हें करने पड़ेंगे। ये तो पता ही ना, इसके क्या करने पड़ते हैं, 2 कंपोनेंट करने पड़ते हैं। तो तुम्हें फिर ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट में कितना लग रहा है फोर्स वो आपको देखना पड़ता है, बराबर ना, ये आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके सॉल्यूशन तुम्हें दिया हुआ है। ये ब्लॉक 100 न्यूटन का है क्या, ब्लॉक कितना है, ब्लॉक हाँ, ब्लॉक के अंदर वेट 100 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, और इस 100 न्यूटन की वजह से हमें डेल्टा एल इलॉन्गेशन चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक काफ़ी शॉर्ट में तुम्हें सॉल्यूशन दिया हुआ है।
और क्या कंपैरिजन है, यंग मॉडल्स दिया हुआ है तुम्हें, रेशियो तुम्हें निकालना है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें, दोनों का यंग मॉडल्स अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट में फॉर्मूला दिया हुआ है इसलिए दिया हुआ है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप पूरा पूरा फॉर्मूला ठीक से लिखो। देखो हमने क्या किया, डेल्टा एल बाई डेल्टा सी फार्मूला लगाया, तो डेल्टा एल बाई डेल्टा सी का फार्मूला क्या, अगर जो जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं यंग मॉडुलस का, तो कैसे लिखते हैं यंग मॉडुलस का फार्मूला, बोलो, एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है ना, ये लिखते हैं। लेकिन हमें कहाँ से फार्मूला चाहिए, डेल्टा एल से चाहिए, तो डेल्टा एल इधर आ जाएगा ऊपर और यंग मॉडुलस नीचे आ जाएगा। तो आप फार्मूला कैसे लिखोगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो वैसे ही रहेगा, यंग मॉडुलस नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये एल यहीं पे रहेगा। ठीक है, ये आ जाएगा डेल्टा एल का फॉर्मूला। अब ये आप लगा दो ऊपर कॉपर का, फिर अपॉन, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए ना, तो डेल्टा एल एस, नीचे ऐसे ही आ जाएगा एफ एल एरिया बाई यंग मॉडुलस किसका, एस का। ठीक है, अब जो जो चीज़ें इसमें कॉमन है वो रिड्यूस कर दो, अगर सेम वायर का एरिया सेम है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो वो बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, यंग मॉडल दोनों का अलग अलग है, यंग मॉडल आपको अलग अलग डालना पड़ेगा। ओके, और फिर उसके बाद फॉर्मूले में अप्लाई कर देना और आंसर देख लेना। ये देखो कंपैरिजन समझो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी एस इस तरह दिया हुआ है, टेंशन स्टील अपॉन टू इज इक्वल टू टेंशन कॉपर √3/2, ये कुछ इस तरीके से आपको क्या दिया गया है, यानी टेंशन ऑफ स्टील √3 है टेंशन ऑफ कॉपर से। ठीक है, ये कंपैरिजन दिया हुआ √3/1 का। तो कंपैरिजन किस बेस पर दिया हुआ है, देख लो, कंपैरिजन इस बेस पे दिया हुआ है क्योंकि एंगल जो बने हैं कॉपर और स्टील के वो 30 एंड 60 डिग्री से बने हुए हैं। ठीक है, और इलोंगेशन कॉपर वायर डेल्टा एल से इलोंगेशन स्टील वायर आपको मांग रहा है। ठीक है, तो देखो एंगल को ज़रा ठीक से समझ लो। यहाँ पे जो दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, इस कंपोनेंट को तुम क्या करो, तोड़ो। कैसे, देखो यहाँ पर जो 100 न्यूटन जो नीचे नीचे लग रहा है, 100 न्यूटन को इसके दो कंपोनेंट बैलेंस कर रहे हैं। अब दो कंपोनेंट कैसे निकालोगे, यहाँ पे 60 डिग्री, पहले यहाँ पे इसकी एक पैरेलल लाइन लो, इधर एक पैरेलल लाइन लो, इधर एक वर्टिकल लाइन लो, मतलब इस 60 डिग्री वाले इस वायर को, यानी कि स्टील वाले वायर को दो कंपोनेंट तोड़ा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हुआ तुम्हारा 60 डिग्री, उधर 60 है तो यहाँ पे हो गया 30 डिग्री, बराबर, पैरेलल लाइन हमने बना दिया, मतलब दो कंपोनेंट इस तरह ले लिए। ठीक है, अब ये देखो ये 60 डिग्री, अब यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पे टेंशन, अगर जो वायर की टेंशन है, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आया, cos 60 डिग्री आ गया, बराबर, और इसका स्टील वाले का यहाँ पे कॉपर का कौन सा डिग्री, कौन सा आ गया, यहाँ पे कॉस आ गया, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल वाले में कहाँ क्या चला गया, साइन चला गया ना, यहाँ पे टी एस साइन एंड टी सी साइन, टी एस साइन 30 डिग्री, टी सी साइन 30 डिग्री, यहाँ पे आ गया टी एस टेंशन स्टील कॉस 60 डिग्री, टेंशन इन कॉपर 30 डिग्री। ठीक, एक का 60 एक का 30 है ना, यहाँ पे 60 कर देना। समझ में आया, ब्लॉक को समझ लो भाई, समझ गए ना। तो कुल मिला के यहाँ पर और यहाँ पर हमें दो कंपोनेंट लेने हैं, यहाँ पर आ जाएगा टी एस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा टी सी कॉस 30 डिग्री, ये एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। ये जो ब्लॉक है बैलेंस है ना, इक्विलिब्रियम में, यानी ये दोनों एक दूसरे को फोर्स को बैलेंस किए, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है,
टी एस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू टी एस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू टी सी टेंशन कॉपर कॉस 30 डिग्री, आपस में क्या हो गए, इक्वेट हो गए, बराबर ना। ये समझ में आया कि नहीं? हमने ऐसे दो कंपोनेंट, साइन वाला यहाँ चला गया, दोनों का साइन का कंपोनेंट यहाँ चला गया, टी एस 60 डिग्री एंड टी सी 30 डिग्री, मतलब साइन टी एस 60 डिग्री साइन टी सी 30 डिग्री इधर चला गया। तो यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट लेकर इक्विलिब्रियम से इन दोनों को बैलेंस कराया, कॉस कॉस वाले कंपोनेंट को बैलेंस करा दिया, ठीक है ना। अब तुम्हें टेंशन कितनी दी गई, 100 न्यूटन दी गई है, तो 100 न्यूटन और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। इसी तरह टी सी की, मतलब आपस में कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन भी क्या तो भी चलेगा। यहाँ पे हमने कंपैरिजन कर लिया, ये देखो ये आ जाएगा टी एस इज इक्वल टू √3 टी सी आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉपर का लोगे तो कॉपर की वैल्यू क्या होती है, टी कॉस 60 डिग्री था 1/2 होती है, इज इक्वल टू यहाँ पे टी एस था, यहाँ पे टी एस टी सी कॉपर टी सी था, कॉपर टेंशन इन कॉपर था, क्या था 30 डिग्री था, इस तरफ 30 डिग्री था ना कॉपर का, तो 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएगी। तो टी यहाँ पे एस है, टी सी और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। जैसे 2 से 2 कट गया और आ जाएगा टी एस का कंपैरिजन ऐसे आ जाएगा, ये टी एस का कंपैरिजन आ गया कि टेंशन स्टील कितनी है, √3 टी सी है, बराबर। बस अब आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला डाल दो। फॉर्मूला क्या डालो, डेल्टा चेंज इन एल और चेंज इन एल एस अपॉन चेंज इन एल सी मांग रहा है, या एल सी अपॉन एल एस मांग रहा है। तो चेंज इन एल का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन एल का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू एल बाई एरिया इंटू यंग मॉडुलस होगा चेंज इन एल का। तो ऊपर वो डालो, नीचे ऊपर मतलब स्टील का कॉपर डाल दो, नीचे फार्मूला स्टील का डाल दो, सेम टू सेम फार्मूला, ठीक है ना। और फोर्स में क्या ले लोगे, टेंशन ले लोगे, फोर्स में क्या ले लोगे, टेंशन ले लोगे, ठीक है ना। तो पूरा करके बताएं क्या, देखो अच्छा यहाँ तक देखो, हमने फार्मूला पहले क्या डाला, डेल्टा एल सी फोर्स लेंथ सी, ये सारा सी की कहानी चल रही है, सी अपॉन एरिया दोनों का सेम है, तो एरिया का कंपोनेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, एरिया इंटू एल अपॉन, क्योंकि यहाँ पे रेशियो चाहिए ना, मैं डेल्टा एल एस फोर्स एल एस एरिया एंड इनिशियल लेंथ, ठीक है ना। किसकी, यहाँ पे चल रही कॉपर की, यहाँ पे चल रही स्टील की। एरिया एरिया काट देना, एरिया एरिया काट देना, फोर्स में लिखना टेंशन ऑफ कॉपर ऊपर और टेंशन ऑफ स्टील नीचे, ठीक है ना। ये नीचे ये कंपोनेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होकर यही कहानी बन जाएगी, एरिया एरिया कट गया, ये कहानी बन जाएगी, ठीक है ना। ये देखो यंग मॉडुलस है ना, ऊपर स्टील का ऊपर आ गया क्योंकि रेसिप्रोकल हुआ ना, ऊपर आ गया। अब बाद में क्या करना, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी गई है, ये जो टेंशन इन कॉपर और टेंशन और स्टील का रेशियो क्या आ रहा है, तो यहाँ से रेशियो आया था ना, टी एस इज इक्वल टू √3 टी सी आया था, टी सी नीचे ले लेना या इधर ये ले लेना, कोई भी इस तरफ ले लेना वन साइड, तो रेशियो √3/1 आ जाएगा, टी सी बाई टी एस का रेशियो क्या आ जाएगा, √3/1, बराबर ना, टी सी बाई टी एस का। बस बस वो रेसिप्रोकल होकर फिर उसके बाद क्या करना, यंग मॉडल्स की वैल्यू डाल देना, और मेरे ख्याल से लेंथ वेंथ जो देख लेना तो यही होगा लेंथ, और टी सी बाई टी एस का 1/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। टी सी बाई टी एस का क्या आ जाएगा, 1/, क्योंकि √3 इधर आएगा, टी एस नीचे आएगा, तो टी सी बाई टी एस 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और ये लेंथ का है, √3/1 दिया हुआ था, बाकी यंग मॉडुलस है, बस आंसर निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखो ये भी काफ़ी इजी है, दिया गया है कि 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर वॉल्यूम दिया हुआ है, सरफेस से हम क्या गए, लेक के डेप्थ में चले गए, कितने डेप्थ में चले गए, 200 मीटर नीचे चले गए, ठीक है ना। कोई चीज़ अगर हम पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर ले जाते हो, चारों तरफ से उसका क्या पड़ता है,
प्रेशर पड़ता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था बल्क मॉडुलस में। और बल्क मॉडुलस भी दिया था, इफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर टू 20,000 एटमॉस्फेयर, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी दी गई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें तुम्हें दी हुई हैं। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हमें पहले तो फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फार्मूला हमारा बल्क मॉडुलस का, कि वी वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम है, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। माइनस साइन क्यों, क्योंकि जब नीचे आपको भी वॉल्यूम को किसी डेप्थ में किसी प्रेशर में ले जाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, घटता है। इसीलिए पहले से माइनस में दिया हुआ है कि आंसर है ना हमें पॉजिटिव मिल जाए बाद में। ठीक है, तो डेप्थ है 200 मीटर, हमें प्रेशर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि प्रेशर जो हमारा होता है अंदर वो क्या होता है। अगर कोई वाटर एक बॉडी है और कोई यहाँ पर हमें कोई हमने समझो ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, एक तो पानी का प्रेशर रो जी एच, रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ग्रेविटी एंड हाइट, और ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही यही, ये मिलाकर टोटल प्रेशर पड़ेगा यहाँ पर। तो वही हमने यहाँ पे किया कि टोटल प्रेशर पहले निकाल लो, क्योंकि हमें चेंज इन प्रेशर चाहिए ना फॉर्मूले के हिसाब से। पहले प्रेशर देख लो, पहले प्रेशर कितना था, सरफेस पे था, पहले पी नॉट था। ठीक है, अब प्रेशर कितना हो गया, अब हो गया पी नॉट प्लस रो जी एच, मतलब दिस माइनस पी नॉट करोगे तब आएगा चेंज इन प्रेशर। भाई पहले कितना प्रेशर था, पहले सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब कितना हो गया, ये हो गया, तो कुल मिला के रो जी एच ही आएगा, क्योंकि पी नॉट कट जाएगा। ठीक है ना, सरफेस के ऊपर से पी नॉट था, अब नीचे जाके पी नॉट प्लस रो जी एच हो गया, तो चेंज इन प्रेशर हमें निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर निकाला तो प्रेशर कितना आ गया, इतना प्रेशर आ गया, 2 इंटू 10⁻, इतना प्रेशर आ गया। दोनों मिलाकर प्रेशर हमने जब ऐड किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच अंदर। यूनिट चेंज अगर बोल रहा है तो कर लेना, अगर ज़रूरत है तो देख लेना सब यूनिट का। ये प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, अब चेंज इन प्रेशर कितना हुआ, प्रेशर या गया चेंज इन प्रेशर, टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर, वही रो जी एच आ जाएगा आपका। तो रो जी एच आप डायरेक्ट यहीं से डायरेक्ट रो जी एच भी लिखते, इतना लंबा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखो डायरेक्ट रो जी एच तो तुम्हारा आ ही रहा है ना। भाई जैसे मैंने अभी क्या बताया था आपको कैसे करना चाहिए, हमें चेंज इन प्रेशर चाहिए। जो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर, टोटल ड्यू प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब टोटल प्रेशर में कौन कौन बैठा हुआ है, टोटल प्रेशर में एक तो पी नॉट है प्लस रो जी एच है, यही तो है टोटल प्रेशर। डेप्थ के अंदर टोटल प्रेशर कितना है, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो अंदर का रो जी एच, माइनस पहले प्रेशर कितना था इनिशियल, पहले वो बॉडी सरफेस में थी, ओनली पी नॉट था, ओनली, तो ये खोलोगे पी नॉट कट जाएगा, रो जी एच ही आएगा चेंज इन प्रेशर। तो रो जी एच का आंसर वही आ रहा है, 2 इंटू दिस। ठीक है, तो कर लेना एनीवे। तो बल्क मॉडुलस हमें लगाना है, चेंज इन पी आ चुका है हमारा। बल्क मॉडुलस तुम्हें देखो, हाँ भाई यहाँ पर एक ये था ज़रूरी, तुम्हें क्या दिया, बल्क मॉडुलस तुम्हें दिया हुआ 22,000 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे मेन था, और तुम्हें उसको बदलना है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें बल्क मॉडुलस को जो तुम्हें दिया हुआ है उसको प्रेशर में बदलने के लिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर खाली दिया हुआ है, प्रेशर नहीं दिया हुआ है ये बल्क मॉडुलस, इसको प्रेशर पास्कल बदलना पड़ेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये बनेगा पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बनेगा। ठीक है, फिर चेंज इन वॉल्यूम, बाकी सारी चीज़ें गिवन है इन्फॉर्मेशन, बस डेटा डाल लेना और आंसर निकाल लेना, तो चेंज इन वॉल्यूम तुम्हारा आ जाएगा।
ठीक है, ये कहानी थी इसकी। तुम्हें क्वेश्चन गिवन है ऑब्जेक्टिव बेस पर कि दो वायर हैं, सेम मटेरियल है, सेम एरिया है, लेकिन एक की लेंथ एल है और एक की लेंथ 2L है, लेंथ डबल का फ़र्क है। दे आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स अलॉन्ग द लेंथ, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन, मतलब तुम्हें दोनों को सेम फोर्स से खींचा, ठीक है ना। बात समझो, एक वायर इतना बड़ा है, दूसरा वायर इतना बड़ा है, 2L है, ये 8L है, ये 2L है। दोनों का अगर हम सेम फोर्स से खींचेंगे तो कह रहा है कि दोनों में स्ट्रेन का रेशियो बताओ कि इसमें कितना एक्स्ट्रा खिंच जाएगा और इसमें कितना एक्स्ट्रा लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। डेल्टा एल स्ट्रेन का पूछा गया तुम्हें, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो हमें पता है स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल बाई एल। अब where delta L is the change in the length and L is the original length. For given metal, the strain produced is directly proportion to the length of the wire, then the same force is applied. फोर्स क्या है, सेम अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। तो स्ट्रेन वन में पहले वाले वायर में ये आया डेल्टा एल वन बाई एल, ठीक है। दूसरे वाले में हमने लिखा डेल्टा एल टू बाई 2L, क्योंकि वायर डबल है ना दूसरा वाला। तो L1 L2 नहीं किया, नीचे L और दूसरा 2L किया, क्योंकि हमें इसकी लेंथ का कंपैरिजन दिया हुआ था। एक L है वायर, ठीक है, L1 L है, L2 2L है, बस ऐसे बोला गया तुम्हें। बस अब हम क्या करेंगे, हमें उसका रेशियो चाहिए था, स्ट्रेन 1 बाई स्ट्रेन 2 का रेशियो चाहिए था। अब इसको जब तुम रेशियो में लिखोगे, जब इसके रेशियो में लिखोगे सेम फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है। तो कॉमन सेंस ये लगाओ, क्योंकि लेंथ क्या है, डबल है। जब लेंथ डबल है तो जब हम सेम फोर्स लगाएंगे तो लेंथ, चेंज इन लेंथ भी क्या होगी, डबल होगी। यानी डेल्टा जो L2 है वो डबल खींचेगा डेल्टा L1 से, डेल्टा L1 से डबल खींचेगा, क्योंकि L2 क्या है, डबल है। तो L2 में जो स्ट्रेन होगा, जो चेंज होगा लेंथ, वो भी डबल हो जाएगा। बस दोनों के एक दूसरे को ऊपर रखना, मतलब आपने क्या किया, स्ट्रेन 1 अपॉन स्ट्रेन 1 के लिए डेल्टा L1 बाई एल अपॉन ये स्ट्रेन 1 है, ठीक है ना, डेल्टा L2 बाई 2L। दूसरे वाली की लेंथ पहले वाली के स्ट्रेन 1 अपॉन स्ट्रेन 2 किया हुआ है। आपको बस चेंजेस क्या करना है, L1 में L लिख दो, ठीक है, L1 को L माना है, L, और L2 में 2L लिख दो, चेंज इन 2L। तो भाई ये फ़र्क हो जाएगा, तो चीज़ें रिड्यूस हो जाएगी, 2 से 2 भी रिड्यूस हो जाएगा, तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर, लेंथ L है, रेडियस R है। इफ द लेंथ इज रिड्यूस L बाई 2, लेंथ को आधा कर दें और रेडियस को भी आधा कर दें, तो यंग मॉडल्स में क्या फ़र्क आएगा, नया यंग मॉडल बताओ, ठीक है ना। मतलब पहले वायर ऐसे था, ऐसे था, इतना मोटा था, इतना लंबा था, बाद में क्या कर दिया, रेडियस भी कम कर दिया और लेंथ भी कम कर दिया, रेडियस भी आधा कर दिया, लेंथ भी आधी कर दी। तो अब बताना है तुम्हें यंग मॉडुलस क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो जब हम यंग मॉडुलस का फॉर्मूला डालते हैं, तो यंग मॉडुलस फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन L बाई एल, ये डाला हमने फॉर्मूला यंग मॉडुलस का, ठीक है। तो अब हमें रेशियो, क्योंकि हमें चेंजेस निकालना है कि नया बताओ, तो ऊपर ये डाल देंगे ओरिजिनल वाला, इसी के नीचे नया वाला डालेंगे, और यंग मॉडुलस न्यू निकालने की कोशिश करेंगे, और ये इनिशियल वाला अपॉन करके करेंगे रेशियो फॉर्म में। तो यहाँ पे डालेंगे फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स इंटू L एरिया इंटू चेंज इन L, ठीक है ना। और
ये वाला ऊपर जो हमने ये बनाया है ये ऊपर हो गया। तो कौन सी चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं, वो देख लेना, क्योंकि सेम फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स कट जाएगा और एरिया का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, चेंज इन एल में वो निकालना पड़ेगा तुम्हें। नया वाले लेंथ 2L डालना पड़ेगा नीचे वाले में, ठीक है ना। इस तरह देखो ये सारे कंपोनेंट तुम्हें दिए हुए हैं। अब देखो ऐसे ये नया वाला एरिया निकाल लो पहले। नया एरिया कैसे आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, नया वाला रेडियस r/2 का होल स्क्वायर कर देना, a/4 आ जाएगा नया वाला एरिया, a/4। ओरिजिनल ए से /4 बाई पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 है ना, तो पाई आर स्क्वायर क्या हुआ, ए हुआ ना एरिया/4 आ गया, ठीक है। अब नया यंग मॉडुलस हमें निकालना है। तो नया यंग मॉडुलस भी तुम्हारा सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ये a/4 आ गया और इधर क्या है, लेंथ l/2 है। तो घूम फिर के चीज़ें जब रिड्यूस होंगी तो रिड्यूस होकर सेम ही आंसर आ जाएगा यंग मॉडुलस, मतलब सेम वापस सेम ही आ जाएंगे, कंपोनेंट बन जाएंगे। मतलब कि भाई देखो हमने ऊपर फॉर्मूला डाला FL बाई एरिया इंटू चेंज एल, ये डाला इनिशियल अपॉन इनिशियल यंग मॉडुलस अपॉन एफ एल। जब यहाँ पे एल डालेंगे, L/2 कर दिया ना, तो L/2 करके ऐसे करके डालेंगे ना, L/2 और एरिया आ गया a/4 और नीचे अपॉन एरिया क्या आ चुका है a/4। तो यहाँ लिखेंगे a/4 और चेंज इन एल कितना था, चेंज इन एल L/2 था ना मेरे ख्याल से, तो चेंज इन एल L/2 था, वो देखना कितना था, L/2 था, ठीक है। अब इस पूरे क्या करना, एफ कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, इधर 2 का मल्टी 4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर रेसिप्रोकल में चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। यंग मॉडुलस इनिशियल और यंग मॉडुलस सेम, दोनों सेम ही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। करके देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। ऊपर पूरा रेसिप्रोकल करना सारे कंपोनेंट को, यहाँ ये लिखना डिनोमिनेटर में, ये लिखना न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फोर्स इंटू एल तुम्हारी कितनी हो गई, L/2 हो गई है, अपॉन एरिया हो गया a/4 इंटू चेंज इन एल। देख रहे कितना चेंज इन एल कितना, चेंज इन एल ही मांगा, क्या मांगा गया था, चेंज इन एल सेम था, क्या था देख लो ज़रा। हाँ, लेंथ रिड्यूस बाई L/2 हो गया है, लेंथ में चेंज होगा, चेंज इन लेंथ में चेंज होगा, ठीक है, चेंज इन लेंथ में होगा चेंज, तो वो देख लेना न्यू लेंथ। तो फिर क्या करना, रिड्यूस करना और आंसर सेम आ जाएगा, यंग मॉडल सेम आ जाएगा कुल मिलाकर। तो ये कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन है तुम्हें। इफ़ द फोर्स इज इफ एफ इज़ द ब्रेकिंग फोर्स, दैट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स फॉर 2 पैरेलल वायर। अगर दो मतलब किसी वायर का ब्रेकिंग जो फोर्स था एफ था, अगर वही वायर को हम 2 पैरेलल ले दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है ना। नया फोर्स बताओ, पहले फोर्स सिंगल वायर के लिए एफ था ब्रेकिंग फोर्स, लेकिन अगर वही 2 वायर हैं हमारे पास, तब हम पकड़ के खींचे तोड़ें, तब फोर्स क्या हो जाएगा। लेकिन और दूसरा क्वेश्चन है, अगर सिंगल वायर है तो दूसरा कॉन्सेप्ट, वायर सिंगल लेकिन उसको हमने क्या किया, मोटा कर दिया, तो बताओ नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है ना। हमने थिकनेस डबल कर दी, थिकनेस डबल ना, रेडियस हमने डबल कर दिया, ठीक है ना। ये कहानी थी। नया फोर्स बताने, 2 वायर लगा दें तो नया फोर्स क्या होगा, या वायर की थिकनेस लगा दें तो नया फोर्स क्या होगा। तो बड़ा इजी है भाई ये, ठीक है। हमें रिलेशनशिप समझना है फोर्स का। एक रेडियस से एक 2 वायर है, तो 2 वायर तो कॉमन सेंस है, एक वायर में फोर्स एफ है, तो 2 वायर है तो एक और फोर्स उतना ही अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2F हो जाएगा। नया फोर्स क्या हो जाएगा, 2F। अगर 2 वायर अलग अलग हैं तो, अगर 2 वायर अलग अलग हैं तो एक वायर के लिए फोर्स 1, एक फोर्स वापस से सेम वायर हमने लिया पैरेलल, उसके लिए उतना ही फोर्स, तो 2F लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर थिकनेस डबल की तो तुम्हें एरिया के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ फोर्स का देख लो, फोर्स इज इक्वल टू ये वाले में यंग मॉडुलस को मल्टीप्लाई कराओ एरिया से, ऊपर डेल्टा एल ऊपर जाएगा और ये वाला एल नीचे आ जाएगी, इनिशियल लेंथ ये आ गया। इसका मतलब फोर्स और एरिया का डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि हम थिकनेस की बात कर रहे हैं ना, बाकी लेंथ देंथ तो कुछ चेंज हुई नहीं है।
हम बात किसके थिकनेस की बात कर रहे हैं। तो हमें ये पता है फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन एरिया से, यानी फोर्स का एरिया जो होगा वो सर्कुलर देखा जाता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट, यानी आर स्क्वायर का फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन हो गया, बराबर ना। पाई आर स्क्वायर डालेंगे तो आर स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन हो गया फोर्स से। आर में चेंजेस है, आर में चेंजेस क्या कर दिया हमने, आर में चेंजेस कर दिया 2r कर दिया, तो 2r का स्क्वायर, तो 2r का 4r का स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स का आर से डायरेक्ट रिलेशन था तो 4 टाइम बढ़ गया, बस फोर्स कितना बढ़ गया, 4 टाइम बढ़ गया, कॉमन सेंस। ओके।